नमस्कार साथियों। आज मैं शिक्षा मनोविज्ञान के इस लेक्चर के अंदर बात करने वाला हूं शिक्षा के ऊपर और मनोविज्ञान के ऊपर। अगर आपने सेकंड वीडियो लेक्चर को ऑन किया है तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने शिक्षा मनोविज्ञान पर हमारे पहले लेक्चर को निश्चित रूप से बहुत ध्यान से देखा होगा। शिक्षा मनोविज्ञान के सब्जेक्ट को जब प्रारंभ करते हैं, मैंने पहले वीडियो लेक्चर के अंदर भी ये बताया है कि शिक्षा मनोविज्ञान के पूरे विषय के अंदर हम चाहे अधिगम को पढ़े, चाहे बुद्धि को पढ़े, हम चाहे व्यक्तिक भिन्नताओं को पढ़े, चाहे व्यक्तित्व को पढ़े, हम सृजनशीलता को पढ़े, चाहे विशिष्ट बालक को पढ़े, किसी भी प्रकरण पर हम बात करें, उस प्रकरण को हम व्यवहारिक उदाहरण के साथ, उसे अपने एप्टीट्यूड के साथ, अपनी अभियोग्यता के साथ पढ़ने का प्रयास करें। और जब हम वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कंटेंट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप मेरे सामने नहीं बैठे, लेकिन मैं ये मानकर पढ़ाता हूं कि आप मेरे सामने बैठे हैं। आप घर पर बैठकर पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आप मेरे सामने हैं। और जब कोई उदाहरण, कोई हाइपोथेटिकल, कोई कल्पना करने के लिए मैं कहता हूं, तो आप वैसी कल्पना, वैसे ही आप अपने अतीत में जाए, तो व्यवहारिक उदाहरण के आधार पर, अपने जीवन के अनुभव के आधार पर, अपने जीवन की घटनाओं के आधार पर आप शिक्षा मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैं शिक्षा मनोविज्ञान के कंटेंट्स पर आगे बढ़ूंगा, उससे पहले आपको शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा और उसका सामान्य परिचय देते हुए, मैंने पहले वीडियो लेक्चर में आपको शिक्षा को समझाने का प्रयास किया। मैं आपको शिक्षा भी समझाऊंगा, फिर मनोविज्ञान भी समझाऊंगा, और फिर ये बताऊंगा कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है। और जब मैं आपको शिक्षा मनोविज्ञान बताऊंगा, शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा समझाऊंगा, तो हमारे विद्यार्थी शिक्षा मनोविज्ञान के किसी भी कंटेंट को पढ़ने में और उसे समझने में दिक्कत महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम कंटेंट को पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें बेसिक की पता नहीं होता सब्जेक्ट का। हमें यही पता नहीं कि आखिर हमारे सिलेबस के अंदर ये सब्जेक्ट क्यों डाला गया है। हमें यही पता नहीं कि सब्जेक्ट का नेचर क्या है, सब्जेक्ट की प्रकृति क्या है, सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, सब्जेक्ट का क्षेत्र क्या है। जब हमें ये चीजें पता हो जाती है तो सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट के प्रति एक एप्टीट्यूड, एक अभियोग्यता हमारे दिमाग के अंदर विकसित होती है। मैं बताना चाह रहा हूं, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर जब हम शिक्षा शब्द की बात करते हैं, और जब हम शिक्षा शब्द की बात करते हैं, या जब हम अंग्रेजी के अंदर एजुकेशन शब्द की बात करते हैं, अगर हम इसके हिंदी रूप शिक्षा या अंग्रेजी रूप एजुकेशन दोनों को डिस्क्राइब करते हैं, तो हिंदी शब्द शिक्षा संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है, और संस्कृत की जो शिक्ष धातु जिससे कि ये शिक्षा शब्द बना है, हमने पहले वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा कि शिक्ष धातु का मतलब क्या होता है। शिक्ष धातु से ये शिक्षा शब्द बना है, और जिसका अर्थ होता है सीखना। जिसका अर्थ क्या है? सीखना। जिसका अर्थ है सीखना। इसका मतलब शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति जन्म से लेकर और मृत्यु तक लगातार कुछ न कुछ नया सीखता है। लेकिन अंग्रेजी शब्द एजुकेशन की बात करते हैं, तो हमने पहले वीडियो लेक्चर के अंदर ये पढ़ा। वैसे तो एजुकेशन को आप ए धन ड्यूको भी कह सकते हैं, और अगर आप एजुकेशन को ए धन ड्यूको कहते हैं, तो इसका मतलब होता है अंदर से बाहर निकालना। ए धन ड्यूको यानी कि अंदर से बाहर निकालना। आपको जानकारी हो, और अंदर से क्या बाहर निकालना है? अंतर्विष्ट शक्तियों को बाहर निकालना है। अवधान की जो शक्ति है, कल्पना है, संवेदना है, स्मृति है, नॉलेज है, ये सारी शक्तियां हमारे अंदर है, और हम इसको धीरे धीरे क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। एक छोटा बच्चा धीरे धीरे कैसे बहुत सारी चीजें जो उसको पता होती है या पता करता है, उसको वो एक्सपोज करता है, उसको प्रकट करता है। प्रकट करने का ये पावर हमें कहां से आता है? शिक्षा से आता है। जब मैं हिंदी शब्द शिक्षा की बात करता हूं, संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है, और उसका अर्थ है सीखना।
और जब मैं अंग्रेजी के शब्द एजुकेशन की बात करता हूं तो मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बता चुका हूं कि एजुकेटम, एजुकेयर और एजुसियर लैटिन भाषा के ये शब्द है। कहते हैं ये एजुकेशन शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है और जो लैटिन भाषा के एजुकेटम से, एजुकेयर से और एजुसियर से बना हुआ है। जब मैं इन शब्दों की बात करता हूं तो पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने ये तमाम शब्द आपको बहुत ही डिटेल के साथ में समझाए हैं और मैंने आपको बताया है। देखिए शुरुआती लेक्चर में बहुत धीरे धीरे, क्योंकि एक विद्यार्थी को लय से जोड़ना होता है और जब आप लय से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके पास में ढेरों ऐसा कंटेंट आएगा जो आपको याद भी करना होगा, जो आपको एग्जाम्पल से समझना भी होगा। हम सबसे पहले तो हमारे विद्यार्थी 2, 4, 5 लेक्चर जो परिचय के हैं उससे साइकोलॉजी के प्रति अवेयर हो जाए, आपको जानकारी हो। जब मैं एजुकेटम की बात करता हूं, एजुकेयर की बात करता हूं और एजुसियर की बात करता हूं, इसका मतलब अंदर से बाहर निकालना। क्या अंदर से बाहर निकालना? अपनी शक्तियों को अंदर से बाहर निकालना, मतलब अपनी शक्तियों को, जो शक्तियां हम लेकर पैदा हुए। आपको ध्यान हो, जन्म से लेकर जब हम जन्म लिया, जब हम पैदा हुए, हम अपने साथ कुछ शक्तियां लेकर पैदा हुए। शिक्षा के माध्यम से हम उन शक्तियों को बाहर निकालते हैं। हम शिक्षा के माध्यम से नेतृत्व देने की क्षमता अपने अंदर ले आते हैं और शिक्षा का मतलब ही होता है अपने अंदर की शक्तियों को क्या करना? विकसित करना। आपको जानकारी हो, जब मैं शिक्षा शब्द की बात करता हूं तो ये शिक्षा शब्द अंग्रेजी के अंदर इसके लिए लिखते हैं एजुकेशन। जब आप ब्रिटिश इंग्लिश यूज करते हैं तो एजुकेशन है और जब आप अमेरिकन इंग्लिश यूज करते हैं तो एडुकेशन है। इसका मतलब कई सारे हमारे विद्वान ए धन ड्यूको यानी अंदर से बाहर निकालना। क्या बाहर निकालना? संवेदना को, कल्पना को, क्षमताओं को, स्मृति को, अवधान को बाहर निकालना। और आपको ध्यान हो, कहते हैं हमारे बहुत सारे विद्वान कि ये लैटिन भाषा के शब्दों से बना है। ध्यान देना एक बात, एजुकेशन अपने आप में ये शब्द कौन सी भाषा का है? इंग्लिश भाषा का है। एजुकेशन इंग्लिश शब्द है, लेकिन ये किन शब्दों से बना है? लैटिन भाषा के एजुकेटम, एजुकेयर और एजुसियर से, जिसका मतलब होता है अंदर से बाहर निकालना, नेतृत्व करना या विकसित करना। आप सभी लोग अपने अंदर कुछ न कुछ शक्तियां लेकर पैदा हुए हैं, लेकिन जब बचपन से लेके और आज दिन तक हम शिक्षा प्राप्त करते तो हम अपने अंदर की उन शक्तियों को क्या करते हैं? बाहर निकालते। मैं बताना चाह रहा हूं कि शिक्षा, बहुत सारे लोग ये मानते होंगे कि शिक्षा का मतलब स्कूल में, कॉलेज में, आंगनवाड़ी में, पाठशाला में, लेकिन शिक्षा अपने संकुचित अर्थ के अंदर, आपको जानकारी हो, जब हम शिक्षा के संकुचित अर्थ के अंदर बात करते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा का अभिप्राय जो है, शिक्षा का संकुचित अर्थ जिसकी मैं बात अगर मैं करूं तो मैं बताना चाह रहा हूं कि शिक्षा अपने संकुचित अर्थ के अंदर यह कह सकता हूं कि एक स्थान विशेष मतलब विद्यालय या कॉलेज, एक स्थान विशेष मतलब आंगनवाड़ी हो सकता है, पाठशाला हो सकती है, कॉलेज हो सकता है। एक स्थान विशेष यानी कि विद्यालय, कॉलेज के अंदर व्यक्ति विशेष जो आपकी तुलना में ज्यादा, विद्यार्थी की तुलना में ज्यादा परिपक्व है, वो जब अपने विद्यार्थी को कुछ सिखाता है तो हम उसे शिक्षा कहते हैं। लेकिन ये शिक्षा की कैसी परिभाषा है? ये शिक्षा की संकुचित परिभाषा है। समझना इस बात को, शिक्षा अपने संकुचित स्वरूप के अंदर कह सकते हैं कि जब हम शुरुआत में आंगनवाड़ी या प्री प्राइमरी स्कूल में भर्ती हुए, फिर प्राइमरी में, फिर अपर प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर हायर सेकेंडरी में, फिर कॉलेज में, ये हमारा क्या है? ये हमारा एजुकेशन, यूनिवर्सिटी में, ये हमारी शिक्षा की संकुचित परिभाषा है, जिसमें एक स्टूडेंट को ज्यादा परिपक्व, मतलब स्टूडेंट होता है वो कम परिपक्व होता है, वो पहली बार पढ़ रहा होता है, और टीचर होता है उसने वही चीज कई बार पढ़ा रखी होती है तो उसको अनुभव ज्यादा होता है, उसने कई किताबें पढ़ रखी होती है, वो परिपक्व ज्यादा होता है। और एक परिपक्व व्यक्ति जब अपरिपक्व व्यक्ति को पढ़ाता है, जैसे आज मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं, आप साइकोलॉजी बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं,
लेकिन मैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं तो पिछले अनेक साल से 12, 13, 14 साल से साइकोलॉजी लगातार जुड़ा हुआ और ढेरों किताबें साइकोलॉजी की पढ़ी और ढेरों पेपर मैंने देखे। तो सीधी सी बात है कि मेरा अनुभव और मेरी मैच्योरिटी, मेरी परिपक्वता और सवालों को समझने की समझ, ये आपकी तुलना में मेरी ज्यादा है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। हर सब्जेक्ट में ऐसा होता है, एक ज्यादा परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति को क्या करता है, पढ़ाता है। बाकी शिक्षक और विद्यार्थी में और कोई अंतर नहीं है, बस शिक्षक उसी चीज को बहुत बार पढ़ चुका होता है, शिक्षक परिपक्व होता है, शिक्षक के पास अनुभव होता है, विद्यार्थी अपरिपक्व होता है, उसके पास कम अनुभव होता है। यही तो चीज समझनी है। तो आपको ध्यान हो, जब एक अधिक परिपक्व व्यक्ति एक कम परिपक्व को, यानी एक शिक्षक जब विद्यार्थी को किसी स्थान विशेष पर विद्यालय, कॉलेज, आंगनवाड़ी, पाठशाला में पढ़ाता है तो यह शिक्षा का संकुचित अर्थ है। लेकिन जब आप शिक्षा के व्यापक अर्थ में जाते हो तो शिक्षा के व्यापक अर्थ में शिक्षा, देखिए संस्कृत की शिक्ष धातु, और शिक्ष धातु का मतलब सीखना, और सीखना यानी कि अधिगम, और अधिगम की प्रक्रिया तो जीवन पर्यंत चलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यापक अर्थ के अंदर तो शिक्षा की जो प्रक्रिया है ये एक सतत प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है। ध्यान देना, एक सतत प्रक्रिया है व्यापक अर्थ में शिक्षा, और ये शिक्षा कभी रुकती नहीं है, जिंदगी भर ये शिक्षा जो है वो चलती रहेगी। आपको इसी शिक्षा शब्द को समझाने के लिए, देखिए सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं होगा शिक्षा शब्द, लेकिन जब हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो हमें शिक्षा का, मनोविज्ञान का और शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब जरूर पता होना चाहिए। तभी हमारा कॉन्फिडेंस भी हाई होगा और तभी हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। शिक्षा की परिभाषाओं के अंदर मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको 2 परिभाषाएं बता दी थी। डगलस एंड हॉलैंड की परिभाषा मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बता दी थी, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, आप पहले लेक्चर में देखेंगे। और सेकंड परिभाषा मैंने प्लेटो की भी पिछले लेक्चर के अंदर बता दी थी, तो वो आपको पहले वीडियो लेक्चर से बहुत अच्छे से समझना है। डगलस एंड हॉलैंड ने कहा था कि शिक्षा शब्द का अभिप्राय उन सभी परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए मैं करता हूं जो व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं। लेकिन प्लेटो ने कहा कि शिक्षा क्या है, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया, शरीर का, मन का, बुद्धि का विकास, इसी को क्या कहते हैं, इसी को शिक्षा कहते हैं। मैं आज एक और डेफिनेशन पर आपको लेकर आ रहा हूं। शिक्षा के संदर्भ में हमारे मशहूर विद्वान जॉन लॉक का जिक्र जब भी साइकोलॉजी में होगा, जॉन लॉक का साहचर्यवाद, उसका जिक्र हम अक्सर करते हैं। जॉन लॉक का साहचर्यवाद हम पढ़ेंगे आगे। जॉन लॉक की बात जब जब चलेगी उनके साहचर्यवाद की बात भी चलेगी। जॉन लॉक जिन्होंने कहा जैसे पौधे का विकास खेती के द्वारा होता है, मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। एक पौधा है, हम खेती करते हैं, पौधे को पानी पिलाते हैं, पौधा पेड़ में बदलता है। एक छोटा बच्चा, उसको भी अगर आकार देना है, उसको भी सांचे में ढालना है, तो उसको हमें शिक्षा देनी होगी। जॉन लॉक कहते हैं, क्या कहते हैं जॉन लॉक कहते हैं कि जैसे पौधे का विकास खेती के द्वारा होता है। देखो परिभाषाएं जहां जहां भी बताऊं बड़ी महत्वपूर्ण है। जॉन लॉक महोदय कहते हैं कि जैसे पौधे का विकास, पौधे का डेवलपमेंट कृषि के द्वारा, खेती के द्वारा होता है, कृषि के द्वारा होता है, वैसे ही मनुष्य का विकास किसके द्वारा होता है, शिक्षा के द्वारा होता है। वैसे ही मनुष्य का विकास जो होता है, मैं बताना चाह रहा हूं कि मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। आपको जानकारी हो या बहुत महत्वपूर्ण बात मैं करना चाह रहा हूं। जॉन लॉक महोदय ने कहा कि जैसे पौधे का विकास कृषि से होता है, हम खेती करते हैं, पौधे को पानी पिलाते हैं, पौधा बड़ा होता है, परिपक्व होता है, वैसे ही एक मनुष्य में अगर परिपक्वता लानी है तो मनुष्य को क्या देनी पड़ेगी, विद्यार्थी और मनुष्य को शिक्षा देनी पड़ेगी। बिना शिक्षा के मनुष्य परिपक्व नहीं होगा। जैसे एक बच्चे, एक पौधे को परिपक्व करने के लिए खेती होती है, पानी पिलाया जाता है, पौधे को पानी पिलाते हैं, पौधा बड़ा होता है, पौधे को प्रकाश मिलता है, पौधा बड़ा होता है। वैसे ही
आपको जानकारी हो, एक मनुष्य को परिपक्व करना है तो निश्चित रूप से मनुष्य को हमें क्या देनी होगी? शिक्षा देनी होगी। हमें ये 3 परिभाषाएं जो वेस्टर्न, देखो परिभाषाएं शिक्षा के संदर्भ में बहुत है। हमें चूंकि शिक्षा की बात तो हमें बेसिक करनी है, हमें शिक्षा का केवल अभिप्राय समझना है, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर अलग से एजुकेशन वर्ड नहीं लिखा है। पर हमें जब मनोविज्ञान को पढ़ना है और शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ना है तो हमें शिक्षा के बारे में जो बेसिक चर्चा है वो जरूर होनी चाहिए। और ये शुरुआती जो बिंदु होते हैं ये हमें विद्यार्थी को साइकोलॉजी से जोड़ने में हमारी मदद करते हैं। हमारा स्टूडेंट भी धीरे धीरे साइकोलॉजी के प्रति 2-4 वीडियो लेक्चर में एक एप्टीट्यूड को डेवलप कर लेता है और उसे समझने के अंदर बहुत सहूलियत सी रहती है। नहीं तो क्या होता है, मैं सीधा ही आ जाऊं और धरते ही पहला ही वीडियो अधिगम का बना दूं, पहला ही वीडियो मैं व्यक्तित्व का बना दूं, तो हमारे पढ़ने वाले बच्चे को यही पता नहीं कि शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो कैसे पढ़ेगा? आप समझिए। आपको जानकारी हो, जैसे हमारे विद्वान डगलस एंड हॉलैंड क्या कहते थे? डगलस एंड हॉलैंड ये कहते थे कि शिक्षा शब्द का अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जो व्यक्ति के जीवन काल में होते। आपको जानकारी हो, डगलस और हॉलैंड ये कहते थे कि शिक्षा से अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जो व्यक्ति के जीवन काल में होते थे। इसका मतलब डगलस और हॉलैंड ने शिक्षा को किससे संबंधित किया? परिवर्तनों से। डगलस एंड हॉलैंड ने यह कहा कि शिक्षा से अभिप्राय उन सभी परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए होता है जो एक व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं। लेकिन प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो ने कहा शिक्षा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। प्लेटो ने कहा कि शिक्षा क्या है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास और बौद्धिक विकास। शारीरिक विकास, मानसिक विकास और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही क्या है? शिक्षा है। ये दोनों परिभाषाएं पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको समझा भी चुका हूं, ध्यान देना। आपको जानकारी हो, डगलस एंड हॉलैंड और प्लेटो की परिभाषाओं को पढ़ने के बाद जब हम जॉन लॉक की बात करते हैं, और जॉन लॉक का जिक्र जब भी आएगा तो हमें साहचर्यवाद याद आएगा। आगे जब साहचर्यवाद का जिक्र होगा तो मैं जॉन लॉक का जिक्र वापस करूंगा। साहचर्यवाद का मतलब क्या है? जैसे उदाहरण के तौर पर अगर बात कभी भी किसी व्यक्ति की चलती है, जैसे बात चली कि 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के अंदर पंचायती राज की शुरुआत हुई, तो 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की नागौर में शुरुआत हुई, हमारे दिमाग के अंदर उससे जुड़े व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू का चेहरा आ जाता है, क्योंकि उन्होंने उसका उद्घाटन किया। वो चेहरा दीप जलाते हुए पंचायती राज का, वो चेहरा दिमाग में आ जाता है। कोई भी बात आप करिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूं कि आपको मिठाइयां बहुत सारी पसंद होगी, लेकिन रसगुल्ले की होड़ कोई मिठाई नहीं कर सकती। मैंने बीच में 2 सेकंड का पोज लिया है, और ये 2 सेकंड का पोज मैंने क्यों लिया है? क्योंकि मैं ये चेक करना चाह रहा हूं, अब ऑनलाइन में आप मेरे सामने नहीं है, घर बैठे हैं, अपनी चेयर पर बैठे हैं, अपने स्टूल पर बैठे हैं, अब पढ़ रहे हैं, लेकिन जब मैंने ये कहा कि मिठाइयां बहुत सारी है लेकिन रसगुल्ले की कोई होड़ नहीं है, तो आपके दिमाग में रसगुल्ले का चित्र जरूर आया होगा। आया है कि नहीं आया है? एक आध कोई विद्यार्थी हो जिसके दिमाग में रसगुल्ले का चित्र नहीं आया हो तो वो इस दुनिया का सबसे बड़ा अपवाद है। बाकी मैंने जब बात कही कि मिठाइयां बहुत सारी है लेकिन रसगुल्ले की कोई और नहीं, तो आपके दिमाग में रसगुल्ले का चित्र जरूर आया होगा। और जब रसगुल्ले का चित्र आपके दिमाग में आया है, इसका मतलब आप जॉन लॉक के साहचर्यवाद को फॉलो कर रहे हैं। आप में से कुछ विवाहित व्यक्ति भी होंगे। आप जो विद्यार्थी यहां पर इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, जब जब भी आपकी एनिवर्सरी आती है, शादी की सालगिरह आती है, और शादी की सालगिरह आती है और आप अपनी
अगर पुरुष है अपनी धर्म पत्नी को या फिर औरत है अपने पतिदेव को हैप्पी एनिवर्सरी विश करते हैं, तो हैप्पी एनिवर्सरी विश करते समय आपके दिमाग में वो चित्र जरूर आते हैं जो आपके शादी से जुड़े हुए हैं, जो आपके फेरों से जुड़े हुए हैं और जिसमें आपके शादी के फंक्शंस की सुनहरी यादें हैं। यह शादी की बात जब भी चलती है और शादी के अंदर कई बार कई ऐसे किस्से होते हैं जो जिंदगी भर यादगार होते हैं, तो ऐसा किस्सा भी दिमाग में आ जाता है। तो सीधी सीधी बात, हम जॉन लॉक के साहचर्यवाद को फॉलो कर रहे हैं। जॉन लॉक, जब साहचर्यवाद का अलग टॉपिक आएगा तो इसको डिटेल से भी पढ़ाऊंगा। मैं बताना चाह रहा हूं कि जॉन लॉक वही व्यक्ति है जो बालक के मस्तिष्क को टेबुला रासा कहते हैं। जॉन लॉक वही व्यक्ति है जो बालक के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? टेबुला रासा। टेबुला रासा का मतलब क्या है? टेबुला रासा, मोम की तख्ती। ध्यान देना, कई बार जब प्रकरण आएगा तब तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन जब व्यक्ति का नाम है तब भी ध्यान होना चाहिए कि इसका जिक्र कहां का होने वाला है। जॉन लॉक, जिन्होंने बालक के मस्तिष्क को टेबुला रासा का, टेबुला रासा का मतलब क्या? मोम की तख्ती, कोरा कागज, एकदम खाली, उस पर कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान हो, बच्चा जब बड़ा हो जाए और उस पर कुछ लिख दिया गया, अब बच्चे को चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं बताना चाह रहा हूं कि एक बच्चा जब बड़ा हो जाए और उसके बाद उसके दिमाग में बहुत कुछ लिख दिया गया और फिर आप चाहे कि वो अपनी आदतों को बदल दे, जैसे कोई 35-40 साल का आदमी है, शराब पीता है या फिर सिगरेट पीता है और आप चाहे कि वो अपनी आदत को छोड़ दे, छुड़ाना बहुत मुश्किल है। या फिर 35-40-50 का आदमी और उसके मुंह से कोई शब्द, कोई तकिया कलाम निकलता है, वो छूटना मुश्किल है। लेकिन छोटा बच्चा है, वो तो कोरा कागज है, उसकी आदतें डेवलप भी कर सकते हो, अच्छी आदतें विकसित हो सकती है, बुरी आदतें दूर हो सकती है। छोटा बच्चा तो खाली चेक की तरह होता है जो इस पर कोई भी रकम लिखी जा सकती है, और बड़ा होने के बाद तो वो चेक है जिस पे रकम ऑलरेडी लिखी हुई है और अब अगर करेक्शन करोगे तो बैंक चेक को एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। मैं बताना चाह रहा हूं कि बालक के दिमाग को टेबुला रासा कहने की बात हो या साहचर्यवाद की बात हो, हमारे दिमाग में जो चेहरा आता है वो चेहरा महोदय जॉन लॉक का आता है। ध्यान देना। जब मैं साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा, देखो अक्सर क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं और मैं हमारे विद्यार्थियों की साइकोलॉजी को समझ रहा हूं। बहुत सारे बच्चे अलग अलग मैसेज करेंगे। कुछ कहेंगे सर साइकोलॉजी में स्पीड बढ़ाओ, कुछ कहेंगे सर अच्छा चल रहा है, कुछ कहेंगे ठीक है, कुछ कहेंगे सर रिपीटिशन ज़्यादा हो रहा है। मैं एक बात आप सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा क्योंकि इनिशियल लेक्चर्स है, साइकोलॉजी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ाऊँगा और मेरा अपना तरीका है, क्योंकि इसी तरीके से मैं व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से आपके जहन तक जाने का प्रयास करूँगा। इसलिए एक सलाह ज़रूर दूंगा कि साइकोलॉजी कैसे पढ़ानी है। बाकी विषयों में तो देखिए अब बहुत सारे सजेशंस देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम लोग आपके अकॉर्डिंगली कर लेते हैं, लेकिन साइकोलॉजी में मटेरियल लिखने का कम होगा और समझने का ज़्यादा होगा। तो आप देखेंगे कई बार एक लाइन लिखूंगा और आधा घंटा खाली भाषण चलता रहेगा, तो भी आप वीडियो लेक्चर को सुनिएगा, क्योंकि साइकोलॉजी में परीक्षा में जब प्रश्न आते हैं ना सीधे फैक्चुअल नहीं आते, एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कहां कौन सी बात मैंने बोली और वहां कौन सा सवाल निकला, यह आपको तभी पता चलेगा जब परीक्षा के हॉल में आप बैठे होंगे। ये मेरा पिछला कई सालों का अनुभव है, ध्यान दीजिएगा। मैं जब शिक्षा शब्द की बात करता हूं तो मैं हमारे एक भारतीय विद्वान की परिभाषा भी बताना चाहूंगा। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अगर इनका नाम आपको पता है, नाम तो सभी को ही पता है क्योंकि आप सब गांधी जी से बहुत प्रेम करते हैं। गांधी जी से इस देश का बच्चा बच्चा प्रेम करता है। क्यों?
क्योंकि आपको भी गांधी चाहिए और मुझे भी गांधी चाहिए, क्योंकि आपको भी अपनी जेब में गुलाबी नोट चाहिए और मुझे भी मेरे जेब में गुलाबी नोट चाहिए। नोट मतलब ही गांधी। हमारे देश में नोट का पर्याय ही गांधी है, क्योंकि 1996 से हमारी भारत सरकार गांधी सीरीज के नोट चला रही है। 1996 से लगातार गांधी सीरीज के नोट चल रहे हैं, और इसलिए गांधी जी का मतलब मुद्रा पर गांधी होते हैं। तो गांधी को तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं, आप गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं, आप गांधी को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जानते हैं, आप गांधी को नेता के रूप में जानते हैं, आप गांधी को कांग्रेस के लीडर के रूप में जानते हैं, आप गांधी को समाज सुधारक के रूप में जानते हैं, आप गांधी को हरिजन हितों में काम करने वाले व्यक्ति के रूप में जानते हैं। आप गांधी को बहुत सारे कारणों से जानते होंगे, लेकिन गांधी की एक पहचान यह भी है कि गांधी एक शिक्षाविद रहे। आपको ध्यान हो, गांधी के शिक्षा संबंधी विचार जो उनके हरिजन नाम के समाचार पत्र में प्रकाशित होते थे, और गांधी जिनका नाम आता है तो हमें 1937 की वर्धा शिक्षा योजना याद आती है, जिसमें गांधी के ही बेसिक एजुकेशन यानी कि बुनियादी शिक्षा के कॉन्सेप्ट की बात है। बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा जो गांधी ने दी। मैं बताना चाह रहा हूं कि महात्मा गांधी ने जब शिक्षा को परिभाषित किया तो महात्मा गांधी ने कहा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। महात्मा गांधी ने कहा, बाय एजुकेशन, अंग्रेजी ब्रिटिश इंग्लिश है तो एजुकेशन, अमेरिकन इंग्लिश है तो एडुकेशन, बाय एजुकेशन आई मीन an all round drawing out of the best in child and man, body, mind and spirit। आपको ध्यान हो, महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने अपने हरिजन अखबार के अंदर जब अपने शिक्षा संबंधी विचारों को पब्लिश किया तो गांधी कहते थे, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन मैन एंड चाइल्ड, या चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। इसका हिंदी में, क्योंकि हमारे विद्यार्थियों की शिकायत रहेगी अगर मैंने अंग्रेजी में बोला, तो हिंदी के अंदर बोलूं महात्मा गांधी। देखो साइकोलॉजी में जब टर्म्स होगी मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन भी साथ में करूंगा टर्म्स का, लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलूंगा। हिंदी में ही टर्म्स का इंग्लिश, क्योंकि कई बार इंग्लिश टर्म्स एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन में परीक्षा के अंदर हिंदी में पर्यायवाची साइकोलॉजी में बहुत सारे होते हैं, तो अंग्रेजी टर्म्स भी जहां जरूरी है वह याद होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय, महात्मा गांधी ने कहा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक व मनुष्य के, चाइल्ड एंड मैन, बालक व मनुष्य के मन, मस्तिष्क एवं शरीर, मन, मस्तिष्क एवं शरीर के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति से है, कि सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति से है। आपको जानकारी हो, महात्मा गांधी अपने शिक्षा संबंधी विचारों में यह कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय क्या है। महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के मन, मस्तिष्क और शरीर, इसके सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति। और या फिर मैं ये कह सकता हूं कि बालक और मनुष्य का सर्वांगीण विकास। महात्मा गांधी कहते थे शिक्षा से मतलब केवल किताबों को रटना नहीं है। महात्मा गांधी कहते थे किताब रट ली इसका मतलब शिक्षा प्राप्त कर ली, नहीं। गांधी जी बालक और मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर बल देते थे, और वो सर्वांगीण विकास जिसकी चर्चा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 भी करता है, और जिसका उल्लेख हमारी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी करती है। आपको ध्यान हो, मैं बताना चाह रहा हूं कि बालक और मनुष्य का सर्वांगीण विकास शिक्षा है। यह बात कौन कहते थे? महात्मा गांधी कहते थे। महात्मा गांधी कहते थे कि कोई भी बालक है या मनुष्य है, उसका मन, उसका मस्तिष्क और उसका शरीर,
अगर इसका सर्वांगीण विकास होता है, खाली शरीर का ही नहीं, खाली मन का ही नहीं, खाली मस्तिष्क का ही नहीं, सर्वांगीण ओवरऑल डेवलपमेंट, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट, यानी कि सर्वांगीण विकास, सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति। आपको ध्यान हो, बालक और मनुष्य के मन, मस्तिष्क और शरीर। यहां पर देखो, मन की जगह आप आत्मा शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहां मन की जगह आप आत्मा शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 3 शब्द यूज किए थे, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। ध्यान देना, महात्मा गांधी ने अपनी परिभाषा के अंदर 3 शब्द यूज किए थे, बॉडी मतलब शरीर, माइंड, माइंड का मतलब दिमाग, और स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, जिसको कई लोग हिंदी ट्रांसलेशन में मन लिख देते हैं, कई लोग आत्मा लिखते हैं। ठीक है, वैसे एक चीज बता रहा हूं, मन कई बार आत्मा को कह देते हैं, मन कई बार मस्तिष्क को कह देते हैं। जैसे हम मनोविज्ञान की परिभाषाएं पढ़ेंगे, उसमें मन या मस्तिष्क का विज्ञान, उसमें हमने मस्तिष्क के लिए शब्द यूज कर लिया मन। ठीक है, तो ये मन है जो कहीं भी घूम लेता है। लेकिन गांधी की परिभाषा को ट्रांसलेट करने वालों ने, देखो गांधी ने पर्टिकुलर 3 शब्द यूज किए, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। और अगर मैं इस शब्द की बात करूं तो आपको जानकारी हो, अगर स्पिरिट शब्द का हिंदी अनुवाद करेंगे तो आपको मन से भी ज्यादा जो बेस्ट वर्जन में जाना चाहिए वो आत्मा। क्या जाना चाहिए? आत्मा। अब कई किताबें कह देगी मन, मस्तिष्क, शरीर, कई कह देगी आत्मा, मस्तिष्क और शरीर। ठीक है, तो शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के आत्मा, मस्तिष्क और शरीर, इसका सर्वांगीण विकास है। ये किसने कहा? ये महात्मा गांधी ने कहा। लेकिन स्वामी विवेकानंद, देखो स्वामी विवेकानंद की बात होती है तो निश्चित रूप से विदेशों के अंदर हिंदुत्व के प्रचार के लिए जाने वाला व्यक्ति, कई लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आपको भारत को समझना है और भारत को जानना है तो आप विवेकानंद जी को समझिए और विवेकानंद जी को जानिए। अगर भारत को पढ़ना है तो विवेकानंद जी को पढ़िए। और मैं बताना चाह रहा हूं स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा मनुष्य में अंतर्निहित शक्तियों का विकास। देखो जो एजुकेशन शब्द की इंग्लिश डेफिनेशन मैंने बताई थी, एजुकेटम, एजुकेयर, एजुसियर, अंदर से बाहर निकालना, नेतृत्व और विकसित करना, वही बात कुछ विवेकानंद की परिभाषा में भी आ रही है। विवेकानंद जी ने कहा था मनुष्य में अंतर्निहित शक्तियां, मनुष्य में अंतर्निहित शक्तियां। देखो आप जितने भी लोग हैं, जब हम पैदा हुए हैं, एक चीज मुझे बताइए, क्या हमने दुनिया के किसी बाजार में जाकर संवेदना को खरीदा है? क्या दुनिया के किसी बाजार में हमने कल्पना को खरीदा है? दुनिया के किसी बाजार के अंदर जाकर हमने अपनी मेमोरी को खरीदा है? नहीं। ये शक्तियां तो हम जन्म से लेकर पैदा हुए, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा मिली ये शक्तियां विकसित हुई और इन्हीं शक्तियों का विकास एजुकेशन है। ये कौन कहते हैं? ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं। मनुष्य में अंतर्निहित शक्तियों का विकास ही शिक्षा है। ये परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा आपको जानकारी हो स्वामी विवेकानंद ने दी। मैंने इतनी सारी परिभाषाएं आपको बताई और ये सारी परिभाषाएं मैंने किसके बारे में बताई? शिक्षा के बारे में बताई। अब जो अगला लेक्चर आएगा ना, उसमें आपको मनोविज्ञान समझाऊंगा, क्योंकि मनोविज्ञान को समझना है तो मनोविज्ञान की भी अलग अलग डेफिनेशन है। आत्मा का विज्ञान, मन मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, सारी चीजें बड़ी खोलकर साइकोलॉजी, और ऐसी साइकोलॉजी पढ़ेंगे जो आपने जिंदगी में कभी पढ़ी नहीं होगी, लेकिन सवाल आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं पहले वीडियो से कह रहा हूं और लगातार कहता रहूंगा, साइकोलॉजी पढ़ाना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है। निष्ठा और विश्वास है तो पढ़िएगा, लेकिन क्वेश्चन आए इसका मैंने आज दिन तक कभी वादा नहीं किया और इस बार भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी नहीं है, ये साइकोलॉजी है। और विद्यार्थियों, ये साइकोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद।